तो बैकवर्डनेस किस लिए? आज हमारे बच्चों के पास वो तालीम नहीं जो तालीम उनको मिलना चाहिए था इतने वर्षों में। अरे हमने तो ये सोच कर दिया था, वो ये सोच कर इख्तियार में लाए थे कि आप अच्छी स्कूलें बनाओगे, अच्छे अस्पताल बनाओगे, जहां पर हमारा अच्छा इलाज होगा, स्कूलें अच्छी बनेगी, हमारे बच्चों को तरबियत, हमारे बच्चों को तालीम अच्छी मिलेगी। मगर वो तो नहीं दिख रहा है कहीं पर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है गुजरात में हमारे मुसलमान भाइयों का या हमारे दलित भाइयों का? जीरो। क्योंकि इन्होंने कभी किसी को सियासत में आगे आने ही नहीं, कभी किसी को सत्ता में आगे लाए ही नहीं है। क्योंकि अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो हमको सलाम कौन करेगा? हमारे वोट को अपनी जागीर समझ के रखा, ये वोट कहीं जाने वाला ही नहीं, ये तो हमारा फिक्स वोट है, ये हमारा साइलेंट वोट है, तो हमको गिरेगा ही। कुछ लोगों ने तो बयान भी दिए कि मेरी तो 15,000 वोट से गिनती शुरू होती है, मेरी 20,000 वोट से गिनती शुरू होती है। भाई साहब, सपने की दुनिया खत्म हो गई, हकीकत की दुनिया में आ जाओ। आज की तारीख में अगर तुमको 1000 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। याद रखो, आज तक तुमने किसी जमात को टिकने नहीं दिया, थर्ड पार्टी को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया। मगर अब जो पार्टी आपके सामने आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है इसका, और याद रखना चौका मारने भी उस्ताद है हम लोग और छक्का मारने में भी हम उस्ताद है। तुम्हारा टिकना मुश्किल कर दिया अभी हमने यहां पर गुजरात के अंदर, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि लोग, गुजरात की आवाम भी तरक्की करे। आज आप देखिए, चाहे हमारा शरीयत का मामला आ जाए, देखिए मुसलमान इंसान मैं जानता हूं हर चीज बर्दाश्त कर ले, मगर जहां उसके शरीयत की बात आ जाएगी वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे कोई भी, हमारे शरीयत में मुदाखलत की बात आ गई, सब साइलेंट बैठे रहे। कश्मीर 370 की बात आ गई, सब साइलेंट बैठे रहे। दादरी पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, साइलेंट। बाबरी पे हो रहा है, साइलेंट। अरे हर चीज पे साइलेंट तुम बैठे रहे, इख्तियार में आने के बाद तो हमको तुमसे क्या तवक्कुल। लेकिन एक वाहिद शख्स जो आपकी हमारी लड़ाई लड़ा, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो, चाहे टीवी की डिबेट में हो, या किसी भी फोरम में हो, जो हर वक्त हमारे लिए खड़े होकर लड़ा, वो कोई और नहीं था, वो आपका मेरा भाई जनाब बैरिस्टर सऊदी। अब बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, सीए एनआरसी पे बोले ओवैसी, जहां जहां मजलूमों पर और माइनॉरिटी पे अगर जुल्म हो रहा है तो बोले ओवैसी, कश्मीर पर बोले ओवैसी, तो फिर असल वोट का हकदार भी तो ओवैसी हुआ ना, सब पे ओवैसी। और कटोरा लेके वोट मांगने आ जाओ तुम, क्यों देंगे भाई तुमको? भाई उसी को देंगे ना जो हमारी आवाज बनेगा, उसी को वोट देंगे जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, उसी को वोट देंगे जो हमको इस देश में हमारा बराबरी का हिस्सा दिलाएगा। आप वोट बराबरी वाले को देंगे, अब बात बराबरी की होगी। याद रखना ये बात। असद ओवैसी वाहिद वो शख्स है आज देश में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद वो पार्टी आज देश के अंदर जो संविधान के दायरे में रहकर, संविधान को पालन करते हुए, डेमोक्रेटिक राइट का अपना पालन करते हुए अपने हकूक का, अपने राइट्स का इस्तेमाल करती है और अपने हक की लड़ाई लड़ती है। अगर एक शख्स हमारे हक के लिए लड़ रहा है, हमारी हक की लड़ाई लड़ रहा है, भाजपा के साथ आंख में आंख डाल के, बात में आंख मिला के लड़ रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम ऐसी पार्टी के साथ जाए, हम ऐसे शख्स के साथ जाए जो हमारे आगे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को सवार। क्योंकि याद रखना बात, 70 साल बीत गए, हम अब कैसे वैसे भी निकल गए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अगर संवारना है तो याद रखना मेरे भाई, आपको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना होगा। अगर हम मुत्तहीद हो गए, हमने इत्तेहाद पैदा कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत हमको नहीं हरा सकते। अहमदाबाद में या पूरे गुजरात के अंदर, याद है। मगर ये लोग आएंगे, बहुत खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं जरा अज़ान के बाद बात करता हूँ।
तो मैं आपके सामने अपनी ये बात रख रहा था कि आज आपके हमारे पास एक विकल्प है, एक ऑप्शन है। कल तक वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास भाजपा था, कांग्रेस था, मगर आज एक ऑप्शन है जो हमारे हक की लड़ाई लड़े। आप सोचिए कि क्यों एक शख्स हैदराबाद से आकर पूरे देश भर में घूम रहा है, गुजरात में आ रहा है, जो खुद 3 टाइम का एमएलए रह चुका है, 4 टर्म का एमपी है, अल्लाह सुब्हाना तआला का दिया हुआ सब कुछ उनके पास है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है। देश के बड़े बड़े मंत्रियों की जो इज्जत नहीं है उससे ज्यादा इज्जत आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो क्यों निकला है देश में, क्यों जा रहे हैं हैदराबाद से बिहार, यूपी, दिल्ली आए, दिल्ली से गुजरात, सब तरफ भागते जा रहे हैं। उनका भी परिवार है, अपने बीवी बच्चे सबसे दूर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में एक दर्द है, एक जज्बा है कि आज अगर मैं नहीं गया इनके बीच जो मुझे पुकार रहे हैं, तो कल मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या जवाब दूंगा? कि हम लड़ सकते थे आपके लिए, हम लड़ते हैं आपके लिए, हम लड़ते रहेंगे आपके लिए, मगर आपका साथ बहुत जरूरी है। यही अरमान लेकर निकले हैदराबाद से कि जो हमने हैदराबाद में किया, जैसे हमने स्कूलें बनाई है, कॉलेजें बनाई है, हॉस्पिटल बनाए, ये हम सबको पूरे इंडिया के अंदर हमको देना, देश भर में हमको ये। हम बिहार में लड़े, लोगों ने यही कहा आ गई पार्टी क्या करेगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमको दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा, और ऐसा हुआ कि हम एक तरफ लड़े 19 सीटों पर, और आपकी दुआओं से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको 5 जगह पर कामयाबी दिलाई। हमारे 5 एमएलए जीत कर असेंबली में गए बिहार से। हम महाराष्ट्र में लड़े, वहां जीते, मैं इम्तियाज जलील एमपी बनकर। अब उत्तर प्रदेश में लड़ रहे, कर्नाटका में लड़ रहे, गुजरात में लड़ रहे, और यहाँ का लोग तो सबसे ज्यादा तकलीफ में तो चाहते हैं यहाँ के लोग। और याद रखना, हम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, अब मुसलमान की तो आवाज है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे दलित भाइयों की, हमारे आदिवासी भाई बहनों की, हमारे हिंदू भाई बहनों की, हमारे पूरे के पूरे वंचित समाज की एक आवाज बन के पूरे देश के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम यहाँ की बात नहीं करते, फालतू बात नहीं करते, हम संविधान के दायरे में रहकर संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ते, अपने हक मांगने की बात करते हैं कि हमको भी हक चाहिए, हमारे बच्चों को भी अच्छी स्कूल दो, हमारे बच्चों को भी अच्छी तालीम चाहिए, हमको भी अच्छे अस्पताल दो। यही अरमान लेकर हैदराबाद से निकले, यहाँ आए, मगर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका साथ नहीं। देखिए, आपकी मोहब्बत, आपका साथ, आपकी दुआएं बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अभी मुझे भाई ने बताया कि यहाँ पे सीए एनआरसी का जब वो लगा था शाहीन बाग जैसा, तो यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर थे वो तो आ ही नहीं पाए। हमारी ये बहन जाके काम करके आई, यहाँ जो हमारी माँ बहनें बैठी ये सब जाते थे। क्यों जाते? क्योंकि संविधान ने इनको अधिकार दिया था कि आप जाइए, आप अपने अधिकार का पालन करिए, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती ये है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसको हम बोलते हैं एग्री टू डिसएग्री, यानी अगर आपको सरकार की किसी नीति से आप नहीं सहमत है तो आप उसके विरुद्ध में आवाज उठाइए। हम आवाज उठाते हैं, मगर ये लोग नहीं उठा सकते आवाज। आज हम जब यहाँ लड़ने आए तो कितने सारे लोगों के पेटों में दर्द हो गए, नाम लिया सेक्युलर पार्टियों के और सबके। अभी आ गए ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। अब समझ लो साहब, स्टेज से खड़े रह के आप सुन लो मेरी बात, जहां तक मेरी आवाज जाती है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, सुन लो। अब आप कुछ भी हमको बोल लो, ए से लेके जेड टीम हमको बना लो, मगर हम फैसला कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं जीतेंगे। यहां से याद रखो, जितनी टीमें बनाना है बोला। अरे कुछ बेस तो बताओ, किस तरह आप हमको बी टीम सी टीम बोल रहे हो? इल्जाम लगाना, बहतान लगाना तो शरीयत में गुनाह है ना। किस चीज से? अरे 30 साल से भाजपा सत्ता में है, हम चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों सत्ता में है? 15 साल से कॉर्पोरेशन के अंदर है ये लोग, हम तो चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों सत्ता में बैठे? अरे तुम में ताकत नहीं है कांग्रेसियों इनको हराने की, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज ये लोग जाके सत्ता में बैठे हैं, और तुम इसको छुपाने के लिए हमारे सर पे डाल दो। याद है,
मगर अहमदाबाद की गुजरात की जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती। આપણે બધી ચીજો સમજે છે કારણ કે આપણે ગુજરાતી છે, આપણને ખબર છે કોઈ આપણો સાથ આપ્યો, કોણે આપણો સાથ નહીં આપ્યો। એટલા વર્ષ સુધી આપણા વોટ લઈને આપણને દબાવીને રાખ્યા અને આપણા કોઈ કામ નહીં કર્યા એ લોકોએ। યાદ રાખો એ વાત। तो જ્યારે હવે વોટ ડાલવા જાઓ, વોટ નાખવા જાઓ, તો એ વાત તમારા મગજમાં આવી જોઈએ કે આ લોકોએ આપણે વોટ આપતા હતા એટલા વર્ષોથી, હવે મજલિસ ઇત્तेहाद મુસ્લિમીની પાર્ટી છે અહીંયા, એને આપણે વોટ આપીશું અને એના ઉમેદવારને જીતાવીને આપણે કોર્પોરેશનમાં ભેજીશું। એ યાદ રાખજો વાત। ગુજરાતી છે એમાં બનિયાનો દિમાગ અને ડેરિંગ તો તમારી પાસે છે જ, તમને ખબર છે। हम लोग दिखले हैं सब तरह, हर लोग मोहब्बत कर रहे हैं, गुजरात की आवाम ने भी बहुत मोहब्बत से मिला, मगर होता ये कि हमको वोट डालना चाहिए। हम लोग इलेक्शन के दिन आराम से बैठ जाए, हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। कल भी मैं एक सभा को संबोधित कर रहा था हमारे मंसूरी जमात वालों के यहाँ पर, मैंने यही कहा कि साहब एक 3 घंटा दुकान बंद करके सुबह सुबह जाओ, वोट डाल दो, तो देखो किस तरह से हम जीतेंगे। उन्होंने मुझसे जुबान दिया कि इंशाअल्लाह ताला जरूर हम फजर की नमाज पढ़ के जाएंगे और अपना वोट डाल के। ये जज्बा है लोगों में, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात के अवाम के अंदर एक जज्बा जागा है, और ये जज्बा 1 दिन में 2 दिन में नहीं जागा है साहब। ये जज्बा बरसों की जो मार खाई है हमने, उसको देखते हुए जज्बा जागा है आपके मेरे दिल के अंदर, क्योंकि हमको आगे ही नहीं बढ़ने दी। और आज एक पार्टी आ रही है आगे बढ़ाने के लिए, बी टीम, सी टीम, डी टीम, बिना किसी सबूत, कुछ नहीं। और याद रखना ये कांग्रेस का तो हाल पूरे देश में आप सब देख रहे हो कितना खराब होता है। ये आगे तो फिनिश, पप्पू टप्पू कुछ नहीं चलने वाले, अब सब खलास किस्सा। और दूसरी तरफ भाजपा, मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि मैंने हमेशा भाजपा और कांग्रेस को एक सिक्के के 2 पहलू का है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू। एक तो पता है हमको कि सामने से अपना दुश्मन है, दूसरा पीछे से हमारा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक थे गुजरात के हमारे अहमद पटेल साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दिया। उसके बाद अब ये कांग्रेसी किसी को भी यहाँ अहमद पटेल नहीं बनने देंगे, याद रखना मेरी, किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ये लोग नहीं आने देंगे। इसीलिए इनका साथ देना, अपने वोट को बंटवाना, ये सबसे बड़ी अपनी गलती होगी। और आज तक हम लोग यही करते आए, हमेशा से यही करते आए कि नहीं मैं इसको नहीं दूंगा, उसको दे दूंगा, उसको नहीं दूंगा, इसको दे दूंगा। हमारे वोट का विभाजन कर देते ये लोग और तीसरे को जिता देते। नहीं, इस बार बगस बना लो, दिमाग बना लो, मन बना लो, दिल बना लो, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह मेरा एक एक वोट जो कीमती वोट है वो मेरा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मैं दूंगा और मैं उनके नुमाइंदों को कामयाब कॉर्पोरेशन में। ये नियत करो। आज आपके सामने जो 4 लोग, जो 4 कैंडिडेट हमारे हैं, तो आपके अपने हैं, जो वाकिफ है आपके एरिया में किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, क्या चीज चाहिए। जैसा अभी भाई ने बताया कि आप सिर्फ नाले गटर की बात मत करो, हम तो नाले गटर की भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल और आने वाले गुजरात की आवाम को क्या चाहिए, इसके लिए भी तो भाई बात करेंगे आपके साथ। मैं आपको जगा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए आपका ये अधिकार, मगर करना आप, फैसला आपको लेना है, मगर इस बार कोई गलत फैसला मत लेना, वरना याद करो, मुझे गालिब का बहुत बड़ा शेर याद आ रहा है जो हम पे बहुत जबरदस्त फिट होता है। जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। याद रखो, हम इल्जाम लगाते गए, अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास स्कूलें नहीं है, हमारे घरों के बाहर गटरे नाले बह रहा है, हमारे पास अस्पताल नहीं है। किस पे इल्जाम लगाए? अरे इसकी जवाबदारी हमारी है। हम गलत लोगों का साथ देते आए, हम गलत का साथ देते गए इतने वर्षों तक, इस वजह से आज हम इस हालत पे पहुंचे कि डेटा बता रहा है कि हम लोग एक पिछड़ा हुआ वर्ग रह गए हैं और नीचे जाते जा रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है अपना तरह। भाजपा से तो कोई उम्मीद है ही नहीं ना, और रखना भी नहीं उम्मीद कोई उनसे। तो आज मैं बताता हूं कितने सख्त दिल ये लोग हो गए, ये 56 इंच चौड़ा छाती कितना सख्त हो गया मैं बताना चाहता हूं आपको। 80 दिन हो गए हमारा किसान भाई
जो अन्न होता है, उगाता है, जो हम खाते हैं, फिर यहाँ पे आके बैठते हो, वारिस पठान जो खा के आया आपके सामने बोल रहा है, वो किसान की बदौलत है जिसने आज अनाज उगा के खिला भेजा। वो 80 दिन से